हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे 11वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर जीव जगत तथा उसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा था जीव किसे कहते हैं, सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं तथा सजीवों के विशिष्ट लक्षण क्या है, किन्हें किन्हें जीव हम कहेंगे, ये हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे जैव विविधता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता। जैव विविधता किसे कहते हैं? जीवों में पाए जाने वाली विविधता जैव विविधता कहलाती है। हमें नाम से पता चलता है कि जैव विविधता क्या है। जीवों में पाई जाने वाली विविधता यानी जीवों में जो विविधता, अलग अलग प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं उनको हम जैव विविधता कहते हैं। विश्व में 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की जातियां ज्ञात है, यानी कि विश्व में इतनी जातियां हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां हैं तथा उसका अध्ययन करना बहुत मुश्किल है तथा उन जातियों का अध्ययन करने के लिए हमें वर्गीकी की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे वर्गीकी किसे कहते हैं, वर्गीकरण किसे कहते हैं। तो हमारा टॉपिक था जैव विविधता। जीवों में पाई जाने वाली विविधता है, जो अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, कीड़े मकोड़े, कुछ भी होते हैं, उन जीवों में जो विविधताएं पाई जाती है उसे हम जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर जीवों की 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज यानी जातियां ज्ञात है। जातियां ज्ञात है, इनका अध्ययन करने के लिए हमें वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान की आवश्यकता पड़ी, यानी इनको 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज को हमें अध्ययन करने के लिए वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान, टेक्सोनोमी, उसकी हमें आवश्यकता पड़ी। तथा हम पढ़ेंगे वर्गीकी किसे कहते हैं। जीवों की वर्गीकी किसे कहते हैं? जीवों को पहचानना, नामकरण देना, उनका वर्गीकरण करना, ये सब हमें वर्गीकरण के अंदर करना है, टेक्सोनोमी के अंदर करना है। तथा वर्गीकी उसे कहते हैं जिसमें हम जीव या वर्ग की पहचान करते हैं, यानी कि ये कैसा है, उनका वर्गीकरण करते हैं, यानी उनके मध्य पारस्परिक संबंध क्या है, जीवों के मध्य, या जो कोई अपने एक जाति निकाली है उन जाति के सभी जीवों के मध्य संबंध क्या है, उनका अध्ययन करते हैं। तो जीव या वर्ग को पहचानना, उनकी पहचान, नामकरण, पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकी में हम ये सारी चीजें करते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्गक क्या है। जीव या वर्गक, जो हम बोल रहे हैं जीव या वर्गक की पहचान की जाती है, तो वर्गक कहते हैं किसे है? समान लक्षण वाले जीवों के समूह को। ऐसे जीव जिनमें समान लक्षण होते हैं, तो उन मतलब कि ऐसे जीव है जिनमें सभी में एक समान लक्षण है, जैसे कुत्ते हैं तो उनके 4 पैर है, या ये सारे जो समान लक्षण है, तो उन सभी जीवों को एक ग्रुप में रखते हैं, तो उस ग्रुप को हम वर्गक कहते हैं। तो यानी स्टडी ऑफ टैक्सॉन वर्गीकी कहलाता है तथा वर्गक किसको कहते हैं? समान लक्षण वाले जीवों को हम वर्गक कहते हैं। तो इस वर्गीकी की जो शब्द है, सबसे पहले वर्गीकी शब्द दिया किसने था? एपीडी कंडोले ने दिया था। तथा इस वर्गीकी के जनक, सबसे पहले इस वर्गीकी के बारे में बताया किसने था? तो वो कैरोलस लिनस थे, और कैरोलस लिनस ने ही द्विनाम पद्धति दी थी। तो वर्गीकी के जनक कैरोलस लिनस है, वर्गीकी शब्द एपीडी कंडोले ने दिया था। इन्होंने वर्गीकी को सिस्टेमेटिक्स नाम दिया था, यानी कैरोलस लिनस ने ही वर्गीकी जो है उसको सिस्टेमेटिक्स नाम दिया था। क्यों? क्योंकि इसमें जीवों को सिस्टेमेटिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, तो ये शब्द भी कैरोलस लिनस ने दिया था। सिस्टेमेटिक शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था, तथा ये लैटिन भाषा जो होती है वो मृत भाषा होती है। सिस्टेमेटिक शब्द कैरोलस लिनस ने दिया था, और कैरोलस लिनस ने अपनी पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरी रखा था, और कैरोलस लिनस ही द्विनाम पद्धति के जनक भी थे। सिस्टेमेटिक्स में क्या होता है? जीवों के प्रकार का, उनकी विविधताओं का अध्ययन किया जाता है, उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। यानी सिस्टेमेटिक्स में क्या करते हैं? जीवों के प्रकार क्या है, उनकी विविधता क्या है, उनके बीच में अध्ययन, उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं हम सिस्टेमेटिक्स में। ठीक है, सिस्टेमेटिक्स, कैरोलस लिनस की पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरी था। सिस्टेमेटिक शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा एक मृत भाषा होती है, ये हम आगे नामकरण पद्धति में पढ़ेंगे। मृत भाषा होती है, लैटिन शब्द था जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। अब हम पढ़ेंगे वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत। पहचानना और नामकरण, 2 वर्गीकरण के सिद्धांत हम पढ़ेंगे। पहचानना, जो पहले से जीव है वो ज्ञात है, जैसे कि पहले जो जीवों की संख्या ज्ञात है उनको पहचाना गया है, उनका हम अध्ययन करते हैं। तथा नामकरण, फिर उनका हम नामकरण करते हैं। अब देश में अलग अलग
नाम होते हैं, हर जीव के या पौधों के अलग अलग नाम होते हैं, तो हमें उनका अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जगह जगह हर देश में भी अलग अलग क्षेत्र में नाम बदलते रहते हैं जीवों के। तो उनका अध्ययन करने के लिए हमें वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता पड़ी, तो हम उनसे वैज्ञानिक नाम कहते हैं। जैसे आम है, आम को हमारे देश में आम कहते हैं, दूसरी जगह पता नहीं क्या कहते हैं, तो उसको वैज्ञानिक नाम दिया गया। आम का नाम है मेजिफेरा इंडिका। तो अब कहीं भी जाएंगे, वैज्ञानिक को अगर हम मेजिफेरा इंडिका बोल देंगे तो वह आम के बारे में ही हमें बताएंगे, उनके लक्षणों के बारे में ही हमें बताएंगे। तो हमें वैज्ञानिकों को अध्ययन की सुविधा के लिए वैज्ञानिक नाम बनाए गए तथा नामकरण पद्धति बनाई गई। तो पौधों के लिए और जंतु के लिए नाम के आधार अलग अलग है। पौधों के लिए नाम का आधार आईसीबीएन है और जंतु के लिए नाम का आधार है आईसीजेडएन। आईसीबीएन होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। यानी कि पौधों के लिए नाम का आधार, पौधों के लिए जहाँ नाम बनाया जाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ में, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनिकल्चर में, और जंतु के लिए नाम का आधार है आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये दोनों नाम के आधार याद रखना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। द्विनामकरण पद्धति के जनक कैरोलस लिनस है। इन्होंने अपने नाम का भी नामकरण कर दिया था तथा खुद का नाम रख दिया था कार्ल वॉन लिने, तथा इनकी जो पुस्तक थी वो सिस्टेमा नेचुरी थी। तथा द्विनाम पद्धति में जीवों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है अब हम ये पढ़ेंगे। तो द्विनामकरण पद्धति में पादप या जंतु का जो नाम होता है उसके दो भाग होते हैं, पहला वंशीय, दूसरा जाति। यानी वंश नाम को हम पहले लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं वंशीय नाम को, तथा दूसरा हम लिखते हैं वंश के नाम को हम पहले लिखते हैं, दूसरा हम जाति के नाम को लिखते हैं। जो वंश का जो नाम होता है उसका जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर में होता है तथा दूसरा जो अक्षर होता है वो स्मॉल लेटर में होता है। अब हम वैज्ञानिक नाम, अब कोई भी पौधे का नाम है उसका वैज्ञानिकरण किया जाता है। सब पौधों के या सब जंतुओं के नाम तो वैज्ञानिक नाम नहीं होते हैं, तो उनका हम वैज्ञानिकरण करते हैं, उनका हम लेटिनीकरण करते हैं। तो लेटिन भाषा एक मृत भाषा है तथा कोई भी शब्द होता है उसके पीछे लेटिनीकरण करने के लिए हम उस शब्द के पीछे प्रत्यय लगा देते हैं, तो उसका लेटिनीकरण हो जाता है। तो हम द्विनामकरण पद्धति में यही सब पढ़ेंगे। द्विनाम पद्धति के जनक है कैरोलस लिनियस। इसमें शब्दों को लेटिन भाषा में लिखा जाता है। लेटिन भाषा एक मृत भाषा है तथा अगर शब्द लेटिन भाषा में नहीं है तो उसका लेटिनीकरण किया जाता है प्रत्यय लगाकर। इसमें पहला शब्द वंश का होता है, दूसरा शब्द जाति का होता है। पहला शब्द ये जो होता है, यहाँ जो हम पहले लिखते हैं वो शब्द पहला वंश का होगा, दूसरा जो पीछे लिखा जाएगा वो जाति का शब्द होता है। प्रथम शब्द कैपिटल लेटर में होता है, यानी यह जो फर्स्ट शब्द होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, दूसरा जो होगा वो स्मॉल लेटर में होता है, लिखा जाता है। इन्हें इटालिक में लिखा जाता है। यानी इटालिक में कैसे लिखते हैं, इटालिक में शब्दों को तिरछा लिखते हैं। तो हमें या तो इटालिक में लिखेंगे, तिरछे लिखेंगे। अगर तिरछे नहीं लिखे हैं तो उनके नीचे अंडरलाइन यानी रेखांकित कर लेंगे, नीचे लाइन खींच के उन्हें रेखांकित कर लेंगे। तो इन्हें इटालिक में लिखा जाता है। तिरछे अक्षरों में नहीं लिखा तो उसमें अंडरलाइन किया जाता है। जब जैसे है एग्जाम्पल के लिए फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस किसका नाम है वैज्ञानिक? बरगद का। फाइकस वंश है, बेंगालेंसिस जाति है। फाइकस एफ पहला कैपिटल लेटर में है, बेंगालेंसिस का बी पहला स्मॉल लेटर में है, तथा हमने तिरछे नहीं लिखा, हमने इसको रेखांकित कर लिया। बेंगालेंसिस यानी ये बंगाल का है, इसका लेटिनीकरण कर दिया, बंगाल के पीछे बेंगालेंसिस कर लिया। तो ये हमें, क्योंकि बंगाल में ज्यादा बरगद पाए जाते हैं तो लेटिनीकरण करके हमने ये सिस लगा लिया। तो फाइकस हो गया बेंगालेंसिस, ये हो गया वैज्ञानिक नाम बरगद का। पादप का नाम लिखने के बाद उसका वैज्ञानिक नाम संक्षिप्त में लिखा जाता है। यानी हमने कोई भी पादप का नाम लिख लिया, अब उसमें वैज्ञानिक नाम लिखना है कि सबसे पहले इस पादप का वैज्ञानिक नाम किसने ढूंढा, तो या उसका वैज्ञानिक कौन है। तो इसके लिए हम संक्षिप्तीकरण करते हैं, संक्षिप्त में नाम लिखते हैं। अब जैसे कि मैं आम का वैज्ञानिक नाम है
मेंजिफेरा इंडिका। अब इसके वैज्ञानिक का नाम संक्षिप्त में लिखते हैं, यानी संक्षिप्त मतलब छोटा करके लिखते हैं। तो यह हमने लिखना लिनियस का लिनी। यह सब नामकरण पद्धति में होता है। हम फर्स्ट चैप्टर में हमने 2 पॉइंट तो हमने पढ़ लिए थे, अब तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं वर्गीकरण। हमने सजीवों के लक्षण के बारे में पढ़ लिया था, नामकरण पद्धति पढ़ ली थी, अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन नहीं वर्गीकरण। वर्गीकरण किसे कहते हैं हमने वो पढ़ लिया था, वर्गक में क्या होता है ये पढ़ लिया था, नामकरण पद्धति किसे दी है। वर्गीकरण में क्या होता है, जीवों को श्रेणीबद्ध किया जाता है, एक सीरीज के आधार पर रखा जाता है, समानता और असमानताओं के आधार पर, तो वो क्लासिफिकेशन कहलाता है। यानी जीवों को श्रेणीबद्ध करने की प्रक्रिया क्लासिफिकेशन कहलाता है। तथा ये जाति जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है, मौलिक इकाई होती है। जगत जो होता है वो सबसे बड़ी इकाई होती है। जाति में सर्वाधिक समानताएं पाई जाती है और जगत में बहुत कम समानताएं पाई जाती है। यानी जैसे हम इस सीरीज में या इस श्रेणी में ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, समानताएं घटती जाती है, जो समानताएं होती है वो घटती जाती है। यानी जाति में समान लक्षण वाले हम जीवों को रखते हैं, तो समान लक्षण वाले के जीव मिलकर ग्रुप मिलकर ही तो जाति बनाता है। तो जाति से कम लक्षण समान लक्षण वाले होंगे, वंश से कम लक्षण वाले होंगे, कुल, फिर गण, वर्ग, संघ, जगत में बहुत कम समानताएं वाले जीवों को रखा जाता है ना। तो ये एक सीरीज है, ऊपर जाते जाते सीरीज में समान लक्षण घटते जाते हैं और सबसे छोटी जो इकाई होती है वो जाति होती है। वर्गीकरण की क्रमबद्धता, हम क्रमबद्ध कैसे करते हैं। वर्गीकरण एकल सोपान नहीं है, ये एकल सोपान नहीं है, सब आपस में मिलकर बने हुए हैं। ये पदानुक्रम सोपान है। पदानुक्रम का मतलब ये होता है एक चीज के ऊपर दूसरी चीज रखकर फिर हम अध्ययन करते हैं। तो ये एकल सोपान नहीं है, पदानुक्रम सोपान है, जिसका प्रत्येक सोपान एक वर्ग को प्रदर्शित करता है। अब इसका एक प्रत्येक जो एक सोपान है वो एक वर्ग को प्रदर्शित कर रहा है। एक वर्ग यानी एक सीरीज को प्रदर्शित करता है, यानी एक जाति है, वंश है, एक वर्ग का हम अध्ययन कर रहे हैं। जाति सबसे छोटी इकाई है जाति, तो हम पढ़ेंगे जाति के बारे में, स्पीसीज किसको कहते हैं, जिसमें मौलिक समानताएं पाई जाती है। जाति वह होती है जिसमें जीवों के बहुत लक्षण मिलते हैं, जिनमें मौलिक समानताएं पाई जाती है, उसे हम जाति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए शेर है, बाघ है, जाति है, इनमें बहुत अधिक समानताएं पाई जाती है, तो ये एक जाति है। अब समान जाति मिलकर एक वंश का निर्माण करती है। जाति से वंश बनता है। तो वंश है पैंथेरा। पैंथेरा वंश में हम रखते हैं शेर, बाघ, चीता, लियो, टिग्रिस, पैराडस, ये तीनों एक जाति है। अब लियो, टिग्रिस और पैराडस को हम एक वंश में रखते हैं और उस वंश का नाम है पैंथेरा। अब सोलेनम वंश में हम रखते हैं आलू, बैंगन, टमाटर, ये तीनों अलग है। आलू अलग है, बैंगन अलग है, टमाटर अलग है, इनकी जातियां अलग अलग है, किंतु इनका वंश क्या है, सोलेनम। एक ही वंश में हम इनको रखते हैं। तो कुल किसे कहते हैं, समान प्रकार के वंश मिलकर कुल का निर्माण करते हैं। सोलेनेची एक कुल है, इस कुल में सोलेनम और पिटूनिया का रखा गया है। सोलेनम वंश में हमने आलू, बैंगन, टमाटर को रखा था, पिटूनिया में धतूरा को रखा जाता है। तथा फेलिडी जो कुल है, फेलिडी कुल में हमने पैंथेरा और फेलिश को रखा है। पैंथेरा में शेर, बाघ, चीता जो थे, लियो, टाइग्रस, पैराडस, ये सब जो थे इसमें फेलिडी कुल में आते हैं। अब आता है गण में समान कुलों को हम गण में रखते हैं। तो गण है पोलिमोनियंस तथा एक प्राइमेट और कॉर्निवेरा। पोलिमोनियंस में रखा है सोलेनेशी, कानवोल्वेसी को, तथा प्राइमेट में हमने रखा है, प्राइमेट गण में हमने रखा है बंदर को, गिब्बन को हमने रखा है। कॉर्निवेरा में फेलिडी तथा कैनेडी को रखा गया है। कैनेडी में कौन आता है, कुत्ता आता है। फेलिडी में कौन आता है, फेलिडी में बिल्ली आती है, कैनेडी में कुत्ता आता है। ठीक है, तो ये गण है। अब हमें ये सारे उदाहरण याद करने पड़ेंगे। अब आता है वर्ग। तो समान गण मिलकर जो समान प्रकार के जो गण होते हैं वो वर्ग का निर्माण करते हैं। तो अब वर्ग है मेमेलिया में हमने रखा है प्राइमेट तथा कॉर्निवेरा को। ये जो मांसाहारी जो जंतु होते हैं उनको हम मेमेलिया वर्ग में रखते हैं। ठीक है, नहीं मेमेलिया गण में रखते हैं, और मेमेलिया क्या है, मेमेलिया को हम वर्ग में रखा जाता है। यानी कि जो समान प्रकार के गण है वही मिलकर तो वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। तो अब समान प्रकार के वर्गों को हम संघ में रखते हैं। तो कोर्डेटा में हम रखते हैं जंतुओं को, स्तनधारियों को, सभी जंतुओं को, स्तनधारियों को हम कोर्डेटा में रखते हैं। जिसमें नोटोकार्ड पाई जाती है, पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसको हम कोर्डेटा में रखते हैं, कोर्डेटा वर्ग में रखते हैं, और ये सब मिलकर संघ का निर्माण करते हैं। सबसे बड़ा होता है जगत, जिसमें बहुत कम मौलिक समानताएं पाई जाती है। सबसे बड़ा है जगत किंगडम, उसमें हम जंतु और संघ, पादप, इसमें समान प्रकार के संघ जो होते हैं, समान प्रकार के संघ मिलकर जगत का निर्माण करते हैं। तथा इसमें जंतुओं में 11 संघ होते हैं और पादप में 5 संघ होते हैं।
5 अंग होते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये हम सब तीसरे चौथे अध्याय में हम ये पढ़ेंगे।